आज है 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। 2026 के पहले पूरे ट्रेडिंग हफ्ते की शुरुआत वॉल स्ट्रीट के लिए काफी मजबूत रही। यूएस की वेनेजुएला से जुड़ी कार्रवाई और अपनी घरेलू आर्थिक चिंताओं के बावजूद बाजार ने पिछले हफ्ते की तेजी को आगे बढ़ाया और निवेशकों का भरोसा बना रहा। डाउ जोन्स ने कल सोमवार को करीब 600 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। ट्रेडिंग के दौरान ये 700 अंकों से ज्यादा चढ़ा और पहली बार 49,000 के स्तर के ऊपर भी गया, जो मार्केट की मजबूत सेंटिमेंट दिखाता है। S&P 500 और नैस्डैक भी इस तेजी में पीछे नहीं रहे। S&P 500 करीब 0.6% और नैस्डैक लगभग 0.7% ऊपर बंद हुआ, जिससे साफ है कि टेक और ब्रॉड मार्केट दोनों में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर का रहा, जो डाउ जोन्स से बड़े हिस्से हैं। गोल्डमैन सैक्स और यूएस बैंक कॉर्प जैसे बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। एनर्जी सेक्टर में शेवरॉन, एक्सॉन, हैलीबर्टन और एसएलबी जैसे शेयर 3% से 9% तक चढ़े। निवेशकों को उम्मीद है कि वेनेजुएला में किए गए पुराने निवेशों से आगे चलकर कमाई हो सकती है। अभी के समय में शेवरॉन ही एकमात्र यूएस ऑयल कंपनी है जो सैंक्शन रूल्स के तहत वेनेजुएला में काम कर रही है। यूएस की वेनेजुएला में कार्रवाई और वहां के मौजूदा प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बावजूद बाजार में कोई खास घबराहट नहीं दिखी। कोर्ट में पेश होने के बाद मदुरो और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन इसका शेयर बाजार पर खास असर नहीं पड़ा। आर्थिक आंकड़े भी फिलहाल बाजार की तेजी को रोक नहीं पाए। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिसंबर में 47.9 रहा, जो नवंबर के 48.2 से कम है। 50 से नीचे का आंकड़ा बताता है कि इंडस्ट्री अभी भी कंट्रैक्शन यानी सुस्ती के दौर में है। आईएसएम सर्वे में शामिल 17 में से 15 इंडस्ट्रीज ने दिसंबर में गिरावट की बात कही। कई कंपनियों ने बताया कि टैरिफ्स की वजह से नए ऑर्डर्स कम हुए हैं और बढ़ी हुई लागत के कारण मार्जिन्स पर दबाव बना हुआ है। इक्विटी मार्केट के बाहर देखें तो ब्रेंट क्रूड फिर से $62 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। सोमवार की शुरुआती कमजोरी के बाद तेल की कीमतों में वापसी ने एनर्जी सेक्टर को भी सपोर्ट दिया। गोल्ड प्राइसेस $4,500 प्रति आउंस के आसपास बने हुए हैं, जिससे साफ है कि निवेशक अभी भी सेफ हेवन एसेट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सिल्वर में सोमवार को करीब 7% की तेज रिकवरी देखने को मिली और ये वापस $77 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। वहीं बिटकॉइन ने 3 हफ्तों का उच्च स्तर छू लिया, जो क्रिप्टो मार्केट में नई जान आने का संकेत है। यूएस डॉलर इंडेक्स ने शुरुआती बढ़त गंवा दी, लेकिन अब भी 98 के स्तर के ऊपर बना हुआ है, जिससे डॉलर की ओवरऑल मजबूती बरकरार नजर आती है। यूएस मार्केट में लिस्टेड इंडियन कंपनीज के एडीआर्स की बात करें तो इन्फोसिस एडीआर में करीब 2.6% की गिरावट देखने को मिली, जो आईटी स्टॉक्स पर हल्के दबाव की ओर इशारा करता है। विप्रो एडीआर में करीब 1.9% की कमजोरी रही। एचडीएफसी बैंक एडीआर में करीब 6% से ज्यादा की तेज गिरावट आई, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स की सतर्कता को दिखाती है। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर लगभग फ्लैट से हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। मेक माई ट्रिप एडीआर में हल्की बढ़त देखने को मिली। यात्रा ऑनलाइन एडीआर्स में हल्की से लेकर करीब 4% तक की मजबूती दर्ज की गई। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज एडीआर में मामूली गिरावट रही। एनालिस्ट्स का मानना है कि 2026 के पहले पूरे हफ्ते में बाजार थोड़ा कॉशियस इसलिए रहा क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में सरकार की ज्यादा बोरोइंग की उम्मीद झलक रही है। हालांकि दूसरी तरफ दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन नवंबर की गिरावट के बाद दोबारा सुधरा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन ये अभी भी एक्सपेंशन जोन में है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ पूरी तरह रुकी नहीं है, बल्कि रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। बैंक क्रेडिट और एडवांसेस के शुरुआती Q3 ट्रेंड्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ इकोनॉमी को आगे भी सपोर्ट कर सकती है। टेक्निकल व्यू की बात करें तो निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन अभी भी ये अपने रीसेंट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे RSI और मूविंग एवरेजेस अभी पॉजिटिव जोन में हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 26,170 से 26,200 का जोन अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो इंडेक्स 26,000 तक फिसल सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 26,370 से 26,400 के बीच रेजिस्टेंस है।
गिफ्ट निफ्टी का 26,396 के आसपास ट्रेड करना साफ संकेत देता है कि आज भारतीय शेयर बाजार का माहौल काफी मजबूत और तेजी वाला बना हुआ है। घरेलू और वैश्विक दोनों संकेत मिलकर बाजार को ऊपर की दिशा में समर्थन दे रहे हैं। MCX टर गोल्ड फरवरी 2026 एक्सपायरी करीब 1,37,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिसमें लगभग 1.43% की बढ़त रही। चांदी ने कल सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया। MCX सिल्वर मार्च 2026 एक्सपायरी 2,43,311 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में कल भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दिया। रुपया 90.024 के स्तर पर खुला, जो पिछले सेशन के मुकाबले करीब 4 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। अभी रुपया 90.023 पर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स इंडिया विक्स कल ऊपर की ओर गया। इंडिया विक्स करीब 9.98 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिसमें लगभग 5.6 से 7% तक की तेजी दर्ज की गई। कल FIIs ने कैश सेगमेंट में 11,277 करोड़ रुपए की खरीद और 11,313 करोड़ रुपए की बिकवाली की, यानी कुल मिलाकर करीब 36.25 करोड़ रुपए की हल्की नेट बिकवाली रही, जो एक कॉशियस या वेट एंड वॉच वाला रुख दिखाती है। इसके उलट DIIs ने बाजार में मजबूती दिखाई और 17,329 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 15,565 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इसका नतीजा ये रहा कि घरेलू निवेशक करीब 1,764 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी के साथ बाजार को नीचे गिरने से बचाते नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने दिसंबर 2025 की तिमाही में अपने बिजनेस में अच्छी मजबूती दिखाई है। बैंक के लोन यानी एडवांसेस सालाना आधार पर 16% बढ़कर करीब 4.80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो ये दिखाता है कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सही दिशा में बनी हुई है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX पर दिसंबर 2025 में कुल बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम सालाना आधार पर 2.8% बढ़कर 11.44 बिलियन यूनिट रहा। हालांकि डे अहेड मार्केट जहां अगले दिन की बिजली का सौदा होता है, वहां करीब 11.6% की गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब यह है कि कुल ट्रेडिंग बढ़ी है, लेकिन कुछ सेगमेंट में दबाव बना हुआ है। वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैटरी और लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी फंडिंग हासिल की है। करीब 1,003 करोड़ रुपए की इस फंडिंग से 20 गीगावाट क्षमता की एडवांस फैक्ट्री लगाई जाएगी। अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा राहत भरा फैसला मिला है। कोर्ट ने साफ किया है कि मुंद्रा SEZ से देश के दूसरे हिस्सों में भेजी गई बिजली पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इसके साथ ही कंपनी को पहले दी गई कस्टम ड्यूटी की रकम वापस करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ONGC ने जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश के मोरी फील्ड में एक वेल पर वर्कओवर ऑपरेशन के दौरान गैस लीक की घटना हुई है। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि या चोट की खबर नहीं है। कंपनी ने स्थिति को कंट्रोल में बताया है, जिससे निवेशकों की चिंता कुछ हद तक कम हो सकती है। L&T फाइनेंस ने दिसंबर तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी करते हुए बताया कि उसका रिटेल लोन सेगमेंट लगातार मजबूत बना हुआ है। Q3 में रिटेल डिसबर्समेंट करीब 22,690 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर लगभग 49% की बढ़ोतरी दिखाता है। इंडसइंड बैंक के Q3 बिजनेस अपडेट में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। तिमाही आधार पर बैंक के एडवांसेस में 2.2% की गिरावट आई, जबकि डिपॉजिट्स में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर भी एडवांसेस और कासा रेशियो दोनों में गिरावट देखने को मिली है, जो बैंक के लिए एक चुनौती का संकेत है। डाबर इंडिया ने Q3 के लिए बिजनेस आउटलुक साझा करते हुए बताया कि कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट रह सकती है। हालांकि मुनाफे की ग्रोथ इससे बेहतर रहने की उम्मीद है। होम और पर्सनल केयर सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना है, जबकि हेल्थ केयर बिजनेस में सीमित बढ़त देखने को मिल सकती है। ट्रेंट लिमिटेड ने दिसंबर 2025 में समाप्त तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 17% बढ़कर 5,220 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके साथ ही 9 महीनों की अवधि में भी करीब 18% की ग्रोथ दर्ज की गई, जो रिटेल बिजनेस में मजबूत डिमांड को दिखाती है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 अपडेट में लोन बुक में हल्की कमजोरी नजर आई है। बैंक का ग्रॉस लोन बुक सालाना और तिमाही दोनों आधार पर घटा है, जबकि डिपॉजिट सालाना आधार पर बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक की फंडिंग साइड मजबूत है, लेकिन लोन ग्रोथ पर दबाव बना हुआ है। हडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड ने बताया कि कंपनी के एक सीनियर अधिकारी द्वारा गलती से ड्राफ्ट Q3 फाइनेंशियल डेटा व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट हो गया था। कंपनी ने इस मामले में इंटरनल जांच और जरूरी कंप्लायंस टिप्स शुरू कर दिए हैं। इस खबर के बाद शेयर में दबाव देखने को मिला और स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ।
AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट रही है। खाने पीने के प्रोडक्ट्स और FMCG सेगमेंट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। साथ ही ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स चैनल्स ने भी सपोर्ट दिया। हालांकि इंडस्ट्री के कुछ जरूरी इनपुट्स में कमजोरी के चलते कुल ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ा है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 2026 के पहले 9 महीनों में रूफटॉप सोलर सेगमेंट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने 1 गीगावाट पीक क्षमता की रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता पूरी कर ली है, जिससे भारत में नंबर 1 रूफटॉप सोलर प्लेयर के तौर पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। टाटा पावर सोलर रूफ ने इस दौरान 1.7 लाख से ज्यादा नए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस जोड़े हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 345% की जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाता है। इससे साफ है कि ग्राहकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है और सोलर एनर्जी को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय पूरे बाजार पर दाव लगाने के बजाय अच्छे और मजबूत स्टॉक्स को चुनना ज्यादा समझदारी होगी। जिन शेयरों में रिस्क कम और रिवॉर्ड बेहतर दिखता है, उन्हीं पर फोकस करना सही रणनीति मानी जा रही है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को करीब 44 से 45 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टॉक में ऊपर की तरफ 58 से 60 रुपए का टारगेट देखा जा रहा है, जबकि रिस्क मैनेजमेंट के लिए 47 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना बेहतर माना गया है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में मौजूदा लेवल 3850 से 3880 के बीच खरीदारी की राय दी गई है। स्टॉक में तेजी जारी रहने पर 4100 से 4250 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है, जबकि नीचे की तरफ सेफ्टी के लिए 3650 रुपए का स्टॉप लॉस अहम माना जा रहा है। हैवेल्स को करीब 1450 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। टेक्निकल सेटअप के आधार पर इसमें 1530 रुपए तक का टारगेट देखा जा रहा है। वहीं अगर कमजोरी आए तो 1415 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखने की बात कही गई है। LT फूड्स में 320 रुपए के आसपास खरीदारी की राय दी गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टॉक में आगे चलकर 345 रुपए तक का टारगेट बन सकता है, जबकि नीचे की तरफ सेफ्टी के लिए 305 रुपए का स्टॉप लॉस जरूरी माना गया है। आयशर मोटर्स में 7460 रुपए के आसपास एंट्री की सलाह दी गई है। स्टॉक में मजबूती बनी रहने पर 7800 रुपए तक का टारगेट संभव है, जबकि रोजिम को सीमित रखने के लिए 7300 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया गया है।